नमस्कार। आज हम जॉन मेडिना की किताब ब्रेन रूल्स से मिली कुछ गहरी और कई बार चौंकाने वाली बातों पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, ये किताब वाकई आंखें खोलने वाली है। हमारा मकसद है दिमाग के काम करने के कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों को समझना जिन्हें जानकर हम शायद अपने सीखने, काम करने और जीने के तरीके को भी बेहतर बना सकें। बिल्कुल। तो आज का मिशन है दिमाग के इन नियमों को खोलना। ये नियम बताते हैं कि हमारा दिमाग जानकारी कैसे प्रोसेस करता है, क्यों कुछ चीजें याद रहती हैं और कुछ नहीं, और कैसे हमारी शारीरिक जरूरतें मतलब बॉडी हमारी सोच को सीधे अफेक्ट करती हैं। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं कि एक्सरसाइज असल में आपकी सोचने की शक्ति बढ़ा सकती है? ये बहुत लोगों को काउंटर इंट्यूटिव लगता है ना? या ये कि मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ कई काम करना दिमागी तौर पर लगभग नामुमकिन है। हाँ, ये एक बड़ा मिथ है। और ये भी कि महिला और पुरुष का दिमाग तनाव को शायद अलग तरह से प्रोसेस करता है। ये कुछ ऐसे ही दिलचस्प नियम हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो चलिए इन नियमों की दुनिया में उतरते हैं। इस किताब के बारे में ऐसी क्या खास बात है जो इसे अलग बनाती है? देखो, ये किताब दिमाग को कोई रहस्यमयी काला डब्बा नहीं मानती। अच्छा। बल्कि एक बायोलॉजिकल ऑर्गन मानती है जो लाखों सालों के एवोल्यूशन का नतीजा है। और ये नियम सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये विकासवादी जीव विज्ञान और न्यूरोसाइंस के ठोस शोध पर आधारित हैं। ये हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग असल में कैसे काम करने के लिए डिजाइन हुआ है, ना कि हम उसे कैसे काम करवाना चाहते हैं। एग्जैक्टली। और ये फर्क बहुत बड़ा है। बिल्कुल। चलिए पहले विषय पर आते हैं, दिमाग की शारीरिक जरूरतें। नियम नंबर 1 कहता है व्यायाम दिमागी शक्ति बढ़ाता है। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है ना? हाँ, क्योंकि हम सोचते हैं दिमाग का काम सोचना है, शरीर का चलना फिरना। हाँ। लेकिन किताब कहती है हमारे पूर्वज वो रोज मतलब दिन में करीब 12 मील चलते थे। हाँ। और ये एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी है। हमारा दिमाग एक ऐसे शरीर में डेवलप हुआ जो लगातार मूव कर रहा था। अच्छा। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ता है, उससे ज्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलता है जो उसका फ्यूल है। और उससे भी जरूरी एक्सरसाइज एक प्रोटीन बढ़ाती है, BDNF, ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। BDNF? हाँ, इसे आप दिमाग का फर्टिलाइजर समझ सकती हैं। अच्छा, फर्टिलाइजर। हाँ, ये न्यूरॉन्स को हेल्दी रखता है, उनके बीच नए कनेक्शन बनाने में और सीखने की प्रक्रिया में मदद करता है। रिसर्च साफ दिखाती है कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी मेमोरी, रीजनिंग, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन सब को बेहतर बनाती है और डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा भी कम करती है। ये तो हमारी आज की लाइफस्टाइल के बिल्कुल उलट है, जहां घंटों बैठे रहना आम बात है। बिल्कुल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। ये ट्रेडमिल डेस्क जैसे उपाय क्या ये वाकई प्रैक्टिकल हैं या हमें अपनी रूटीन में ही एक्टिविटी बढ़ाने के तरीके खोजने होंगे? छोटी शुरुआत भी फायदेमंद हो सकती है। रोज थोड़ी देर टहलना भी BDNF लेवल बढ़ा सकता है। ये सोचने वाली बात है कि शायद हमारी बेस्ट थिंकिंग तब आती है जब हम सिर्फ बैठे नहीं होते। बिल्कुल। चलिए अब नींद पर आते हैं। नियम नंबर 7, अच्छी नींद बेहतर सोच। ये भी एक पैराडॉक्स जैसा है। सोते समय दिमाग शांत नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत एक्टिव रहता है। हाँ, रैंडी गार्डनर का वो प्रयोग था 11 दिन जागने वाला, वो दिखाता है कि नींद की कमी कितनी खतरनाक हो सकती है। तो दिमाग को इस एक्टिव रिस्क की जरूरत क्यों है? देखिए, नींद एक बहुत कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल नीड है। हमारा शरीर 2 इंटरनल सिस्टम्स के बीच झूलता है। अच्छा। एक है हमारी सर्केडियन रिदम प्रोसेस C, जो करीब 24 घंटे का साइकिल है। ये हमें दिन में जगाए रखती है। दूसरी है होम्योस्टैटिक स्लीप ड्राइव प्रोसेस S। ये जागने के साथ साथ बढ़ती जाती है और नींद का प्रेशर बनाती है। अच्छा। इन दोनों के बैलेंस से हमारा स्लीप पैटर्न तय होता है और इसी वजह से कुछ लोग सुबह जल्दी उठते हैं, लार्क्स, और कुछ देर रात तक जागते हैं, आउल्स। एग्जैक्टली। और वो दोपहर वाली ऊंघाई, वो नैप जोन, क्या वो सबके साथ होता है? हाँ, दोपहर में करीब 3 बजे के आसपास एक नैप जोन आता है जब प्रोसेस C थोड़ा डिप करता है और प्रोसेस S काफी बढ़ चुका होता है। ये लगभग यूनिवर्सल है। अच्छा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन B जॉनसन रोज दोपहर में झपकी लेते थे। नासा ने भी पाया कि सिर्फ 26 मिनट की झपकी, सिर्फ 26 मिनट, हाँ, पायलटों की अलर्टनेस 54% और परफॉर्मेंस 34% तक बढ़ा सकती है। कमाल है। तो नींद सिर्फ तरोताजा होने के लिए नहीं है, इसका सीखने से भी कोई कनेक्शन है? बहुत गहरा। नींद लर्निंग और मेमोरी को मजबूत करने के लिए एब्सोल्युटली जरूरी है।
जब हम सोते हैं, खासकर डीप स्लीप में, तो दिमाग दिन भर सीखी गई जानकारी को प्रोसेस करता है। वो ज़रूरी कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करता है और गैर ज़रूरी को हटाता है। इसे कहते हैं मेमोरी कंसोलिडेशन। मेमोरी कंसोलिडेशन। हाँ, एक स्टडी में जिन छात्रों को गणित की मुश्किल समस्या हल करने के बाद सोने दिया गया, उन्होंने अगले दिन समस्या हल करने में 3 गुना बेहतर परफॉर्म किया उन छात्रों के मुकाबले जिन्हें जागते रहने को कहा गया। 3 गुना? हाँ, और चूहों पर प्रयोग दिखाते हैं कि सोते समय उनके दिमाग में दिन में सीखे गए मेज के रास्ते लिटरली रिप्ले होते हैं। वाह, तो नींद की कमी सिर्फ थकान नहीं लाती, ये सीखने की कैपेसिटी को भी सीधे तौर पर कमजोर करती है। बिल्कुल, ध्यान लगाना मुश्किल, नई चीजें याद रखना कठिन। अब बात करते हैं नियम नंबर 8 की। तनावग्रस्त दिमाग ठीक से नहीं सीखते। इसमें मार्टिन सेलिगमन के कुत्तों वाले प्रयोग का जिक्र है। सीखी हुई लाचारी, लर्न्ड हेल्पलेसनेस, ये कैसे काम करता है? यहाँ हमें अक्यूट स्ट्रेस, मतलब जो थोड़े समय का होता है, जैसे कोई डेडलाइन, हाँ, जो कभी कभी परफॉर्मेंस सुधार भी सकता है, और क्रॉनिक स्ट्रेस जो लंबे समय तक चलता है, इन दोनों में फर्क करना होगा। पुराना क्रॉनिक स्ट्रेस दिमाग के लिए जहर जैसा है। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तो शरीर कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स छोड़ता है। हाँ, कॉर्टिसोल। ये हार्मोन्स अगर लंबे समय तक हाई लेवल पे रहें तो हिप्पोकैम्पस जैसे दिमाग के हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हिप्पोकैम्पस लर्निंग और मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नए न्यूरॉन्स बनने में रुकावट डाल सकते हैं, मौजूदा कनेक्शंस को कमजोर कर सकते हैं और ध्यान लगाना मुश्किल बना सकते हैं। और किताब में कंट्रोल के एहसास की बात भी है, उसका क्या मतलब है? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर किसी को लगता है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन पर उसका कुछ कंट्रोल है, तो तनाव का नेगेटिव असर काफी कम हो जाता है, भले ही वो कंट्रोल सिर्फ एक इल्यूजन हो। अच्छा, मतलब एहसास ही काफी है। हाँ, जिन कुत्तों को सेलिगमैन के प्रयोग में लगा कि वे झटकों को रोक सकते हैं, भले ही असल में नहीं रोक सकते थे, उन्होंने लर्न्ड हेल्पलेसनेस नहीं दिखाई। यही बात इंसानों पर लागू होती है। जैसे वर्कप्लेस में जिन एम्प्लॉइज को अपने काम पर ज्यादा ऑटोनॉमी या कंट्रोल महसूस होता है, वे हाई प्रेशर में भी बेहतर परफॉर्म करते हैं और कम स्ट्रेस्ड होते हैं। ये घर के माहौल पर भी लागू होता है। जॉन गॉटमैन का रिसर्च बताता है कि माता-पिता के बीच लगातार झगड़े बच्चों की सीखने की एबिलिटी पर बुरा असर डालते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे उस तनाव भरे माहौल में कंट्रोलहीन महसूस करते हैं। अनसेफ और अनप्रेडिक्टेबल माहौल सीखने के लिए अच्छा नहीं होता। सही कहा। चलिए अब दूसरे विषय पर आते हैं। हम कैसे सीखते हैं और याद रखते हैं? नियम नंबर 4 बड़ा सीधा है। हम उबाऊ चीजों पर ध्यान नहीं देते। ये तो सब जानते हैं। बोरियत बर्दाश्त नहीं कर सकता। जॉन मेडिना कहते हैं, औसतन 10 मिनट बाद ध्यान भटक ही जाता है। क्यों? देखिए, हमारा अटेंशन एक लिमिटेड रिसोर्स है। दिमाग लगातार स्कैन करता रहता है कि क्या इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट का मतलब अक्सर होता है क्या ये इमोशनली स्टिम्युलेटिंग है, क्या ये मेरे सर्वाइवल के लिए रेलेवेंट है। इसे कहते हैं इमोशनली कॉम्पिटेंट स्टिम्युलस या ECS। ECS? हाँ, भावनाएं, इमोशंस वो चुंबक की तरह ध्यान खींचती हैं और जानकारी को यादगार बनाती हैं। इवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो हमारा ध्यान 4 चीजों पर जाता था। क्या मैं इसे खा सकता हूँ? क्या ये मुझे खा जाएगा? क्या मैं इसके साथ मेट कर सकता हूँ? क्या मैंने इसे पहले देखा है? काफी बेसिक है। बिल्कुल, इसीलिए जानकारी को भावनाओं से जोड़ना, जैसे कहानी सुनाना, हाँ, उसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला और मेमोरेबल बनाता है। और वो विवरण से पहले अर्थ वाली बात, मीनिंग बिफोर डिटेल्स। हाँ, हमारा दिमाग पहले चीजों का सार या जिस्ट समझता है, फिर डिटेल्स में जाता है। अगर हमें किसी जानकारी का कोई मतलब या कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, चाहे उसमें कितने भी फैक्ट्स क्यों ना हो। और मल्टीटास्किंग, किताब तो इसे सिरे से खारिज करती है। बिल्कुल, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं वो असल में टास्क स्विचिंग है। टास्क स्विचिंग? हाँ, हमारा दिमाग एक समय में एक ही चीज पर फोकस कर सकता है जिसमें हाई लेवल थिंकिंग की जरूरत हो। जब हम 2 काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो हम असल में उन कामों के बीच तेजी से स्विच कर रहे होते हैं। अच्छा। हर स्विच में टाइम लगता है और दिमागी एनर्जी खर्च होती है। इससे दोनों कामों में गलतियां होने की संभावना 40% तक बढ़ जाती है। 40%? हाँ, और उन्हें पूरा करने में 50% ज्यादा समय लग सकता है। ड्राइविंग करते समय फोन पर बात करना इसका सबसे खतरनाक उदाहरण है। हाथ फ्री होने पर भी ध्यान बढ़ जाता है।
ज्यादा प्रोडक्टिव है। निश्चित रूप से। और बीच बीच में छोटे ब्रेक लेना भी ध्यान को ताजा करने में मदद करता है। अब आते हैं मेमोरी पर। नियम 5 और 6, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी। किम पिक जैसे लोग हैं जिनकी याददाश्त लगभग परफेक्ट है। फोटोग्राफिक मेमोरी वाले। हाँ, और एचएम जैसे लोग थे जो नई यादें बना ही नहीं पाते थे। एबिंगहाउस ने दिखाया कि हम कितनी जल्दी भूलते हैं। याददाश्त आखिर काम कैसे करती है? याददाश्त कोई एक चीज नहीं बल्कि कई प्रोसेसेस का ग्रुप है। मेनली 4 स्टेप्स हैं। इनकोडिंग, जानकारी को दिमाग के समझने लायक बनाना, स्टोरेज, उसे सेव करना, रिट्रीवल, उसे वापस याद करना, और फॉरगेटिंग, भूलना, जो कि जरूरी भी है। भूलना भी जरूरी है। हाँ, वरना दिमाग गैर जरूरी जानकारी से भर जाएगा। इनकोडिंग सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप है। जानकारी को जितनी गहराई से और मीनिंगफुल तरीके से एनकोड किया जाएगा, वो उतनी ही मजबूत याद बनेगी। इसे इलैबोरेटिव एनकोडिंग कहते हैं। इलैबोरेटिव एनकोडिंग मतलब नई जानकारी को अपनी मौजूदा जानकारी, एक्सपीरियंसेस और इमोशंस से जोड़ना। सिर्फ सेब याद रखने के बजाय दादी के हाथ के मीठे सेब का स्वाद याद रखना ज्यादा इफेक्टिव है। मतलब सिर्फ जानकारी भर लेना काफी नहीं, उसे ऐसे भरना है कि बाद में मिल भी जाए। बिल्कुल। स्टोरेज भी किसी एक फाइल कैबिनेट की तरह नहीं है। यादें दिमाग के अलग अलग हिस्सों में नेटवर्क के रूप में फैली होती हैं। अच्छा। और रिट्रीवल यानी याद करना इस बात पर डिपेंड करता है कि जानकारी कैसे एनकोड और स्टोर की गई थी। जिस माहौल या कॉन्टेक्स्ट में जानकारी सीखी गई थी, उसी माहौल में उसे याद करना आसान होता है। जैसे वो गोताखोरों वाला अध्ययन, हाँ, जिसने दिखाया कि पानी के अंदर सीखे गए शब्द पानी के अंदर बेहतर याद आते हैं। और दोहराव का क्या रोल है? रेपिटेशन। एबिंगहाउस ने कहा था ये जरूरी है। दोहराव इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ रटना नहीं। स्पेस्ड रेपिटेशन यानी अंतराल पर दोहराव सबसे इफेक्टिव है। स्पेस्ड रेपिटेशन मतलब जानकारी को सीखने के बाद उसे भूलने से ठीक पहले बढ़ते हुए इंटरवल्स पर दोहराना। अच्छा। हर बार जब हम किसी याद को रिकॉल करते हैं, रिट्रीव करते हैं, तो वो थोड़ी अनस्टेबल हो जाती है और उसे फिर से सेव करना, रिकॉन्सोलिडेट करना पड़ता है। इस प्रोसेस में याद थोड़ी बदल भी सकती है। बदल सकती है। हाँ, और सेल्यूलर लेवल पर ये दोहराव लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन LTP नाम की प्रोसेस के जरिए न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शंस को मजबूत करता है, जिससे मेमोरी पक्की होती है। तो रटने के बजाय समझकर, उदाहरणों से जोड़कर और रेगुलर इंटरवल्स पर दोहराना, यही तरीका है मेमोरी को टिकाऊ बनाने का। सही कहा। लर्निंग को पर्सनल और रेलेवेंट बनाना महत्वपूर्ण है। अब तीसरे विषय पर चलते हैं हम, दिमागी व्यक्तित्व और अन्वेषण। नियम नंबर 3 कहता है हर दिमाग अलग तरह से जुड़ा होता है, वायरिंग अलग होती है। ना, इंडिविजुअलिटी। माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल में महान थे, पर बेसबॉल में असफल रहे। क्या ये सिर्फ प्रैक्टिस की कमी थी या कुछ और? ये दिमागी वायरिंग का मामला है। सीखना, लर्निंग, असल में दिमाग के तारों को फिजिकली बदलता है। फिजिकली? हाँ, नोबेल प्राइज विनर एरिक कैंडल ने समुद्री स्लग पर दिखाया कि सीखने से न्यूरॉन्स के कनेक्शंस कैसे बदलते हैं। इंसानों में वायलिन बजाने वालों के दिमाग का वो हिस्सा जो बाएं हाथ की उंगलियों को कंट्रोल करता है, वो उन लोगों से बड़ा होता है जो वायलिन नहीं बजाते। ये एक्सपीरियंस डिपेंडेंट प्लास्टिसिटी है। हमारे अनुभव सचमुच हमारे दिमाग को शेप देते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि ये भी पाया गया है कि कुछ लोगों के दिमाग में एक खास न्यूरॉन हो सकता है जो सिर्फ जेनिफर एनिस्टन की तस्वीर देखकर एक्टिव होता है। क्या आप बात कर रही हैं? जेनिफर एनिस्टन न्यूरॉन? हाँ, ये दिखाता है कि वायरिंग कितनी स्पेसिफिक हो सकती है। ये तो कमाल है। इसका मतलब है कि हर किसी का दिमाग वाकई यूनिक है। हाँ, जॉर्ज ओजेमैन के ब्रेन मैपिंग स्टडीज ने दिखाया कि लैंग्वेज जैसे बेसिक फंक्शंस के लिए भी दिमाग के एग्जैक्ट एरिया हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। ये हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के सिद्धांत से भी मिलता है कि इंटेलिजेंस कई तरह की होती हैं और हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता। तो फिर अगर दिमाग इतने अलग हैं तो सबको एक ही तरीके से पढ़ाने वाला स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन सिस्टम कितना कारगर हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या हमें ज्यादा पर्सनलाइज्ड तरीकों की जरूरत नहीं, जैसे छोटे क्लासरूम या ऐसी टेक्नोलॉजी जो हर छात्र की स्पीड और स्टाइल के हिसाब से अडेप्ट हो सके? बिल्कुल, ये निश्चित रूप से एक चैलेंज है जिस पर एजुकेटर्स को सोचने की जरूरत है। स्टैंडर्डाइजेशन की अपनी जगह है, पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एड्रेस करना भी जरूरी है। अगला नियम नंबर 11 थोड़ा सेंसिटिव है। पुरुष और महिला के दिमाग अलग होते हैं। किताब कहती है कि
ओवर सिंप्लीफिकेशन से बचना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ अंतर मौजूद हैं। किताब एक प्रयोग का जिक्र करती है जहां एक ही परफॉर्मेंस को अलग अलग तरह से देखा गया, ये दिखाते हुए कि हमारी धारणाएं कैसे बायस्ड हो सकती हैं। साइंस क्या कहता है इन अंतरों के बारे में? देखिए, रिसर्च कई लेवल्स पर कुछ एवरेज डिफरेंसेस दिखाते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये एवरेजेस हैं और इंडिविजुअल वेरिएशन बहुत ज्यादा है। जेनेटिक लेवल पर महिलाओं में एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन होता है। न्यूरो एनाटॉमिकल लेवल पर कुछ एरियाज जैसे अमिगडाला, जो भावनाओं से जुड़ा है, के साइज और कनेक्टिविटी में, और न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन के लेवल में औसतन अंतर देखे गए हैं। अच्छा। बिहेवियरल लेवल पर स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज में अंतर देखे गए हैं। लैरी काहेल की रिसर्च के मुताबिक स्ट्रेसफुल घटना के बाद पुरुष अक्सर घटना का जिस्ट यानी सार याद रखते हैं, जबकि महिलाएं ज्यादा डिटेल्स याद रखती हैं। डिबोरा टैनन ने कम्युनिकेशन स्टाइल्स में भी कुछ पैटर्न्स बताए हैं। लेकिन ये सब नेचर वर्सेस नर्चर के कॉम्प्लेक्स जाल में फंसा है ना? बिल्कुल, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इन अंतरों को समझना जरूरी हो सकता है, लेकिन इन्हें स्टीरियोटाइप्स को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सही। की बात यह है कि हर इंडिविजुअल, चाहे पुरुष हो या महिला, यूनिक है। सही कहा, कोई आसान जवाब नहीं है। अब आते हैं आखिरी नियम पर, नियम नंबर 12, एक्सप्लोरेशन। हम शक्तिशाली और प्राकृतिक खोजकर्ता हैं। किताब की शुरुआत में एक बच्चे की कहानी है जो पिता के मना करने पर भी मधुमक्खी को छूने की कोशिश करता है। हाँ, वो जिज्ञासा। ये क्यूरियोसिटी हम में इनबिल्ट होती है। हाँ, इंसान जन्म से ही साइंटिफिक होते हैं। बच्चे दुनिया को देखकर, हाइपोथेसिस बनाकर और एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। अच्छा। एंड्रू मेल्जॉफ ने दिखाया कि न्यूबॉर्न बेबी भी फेशियल एक्सप्रेशंस की नकल कर सकते हैं, जो सीखने का एक पावरफुल तरीका है। वे चीजों को गिराकर ग्रेविटी सीखते हैं, खिलौनों को छिपाकर ऑब्जेक्ट परमानेंट समझते हैं। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। मिरर न्यूरॉन्स? हाँ, जो हमें दूसरों को देखकर और उनकी नकल करके सीखने में मदद करते हैं। क्या हम उम्र के साथ ये खोजने की प्रवृत्ति खो देते हैं या बस दबा देते हैं? हम इसे दबा सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन खोते नहीं हैं। अच्छा। अडल्ट ब्रेन भी प्लास्टिक होता है, मतलब बदल सकता है और सीख सकता है। अच्छा। एडमंड फिशर और एडविन क्रेब्स जैसे वैज्ञानिकों ने 70 और 80 की उम्र में नोबेल प्राइज जीतने वाले काम किए हैं। सीखने और खोजने की एबिलिटी लाइफ लॉन्ग बनी रहती है। वाह। बशर्ते हम अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखें और उसे मौका दें। गूगल जैसी कंपनी अपने एम्प्लॉइज को 20% टाइम अपने पसंदीदा प्रोजेक्ट पर लगाने देती है, शायद इसी एक्सप्लोरेशन की भावना को जगाए रखने के लिए। बिल्कुल, इससे पता चलता है कि क्यूरियोसिटी को इनकरेज करने से नए आइडियाज और सॉल्यूशंस मिलते हैं। क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देने वाला माहौल लर्निंग और इनोवेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो आज हमने ब्रेन रूल्स के जरिए दिमाग के कुछ फैसिनेटिंग नियमों को समझा। हमने देखा कि कैसे एक्सरसाइज और नींद जैसी शारीरिक जरूरतें हमारी सोच को शेप देती हैं, कैसे अटेंशन और मेमोरी काम करते हैं और क्यों कभी-कभी नहीं करते हैं, और कैसे हर दिमाग अनोखा है और हम सभी में एक जन्मजात खोजकर्ता छिपा है। बिल्कुल, ये नियम कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग को बेहतर ढंग से समझने के लिए गाइडलाइंस हैं। इन्हें जानने से हमें अपने और दूसरों के बिहेवियर को समझने में मदद मिल सकती है। बिल्कुल। और इन सब बातों को जानने के बाद एक सवाल उभरता है मन में। क्या? अगर हम ये जानते हैं कि दिमाग कैसे सीखता है, कैसे ध्यान देता है और तनाव से कैसे प्रभावित होता है, तो इस नॉलेज का जिम्मेदारी से उपयोग कैसे किया जाए? ये एक अहम सवाल है। क्या हमें हमेशा लर्निंग को ऑप्टिमाइज करने या अटेंशन खींचने की कोशिश करनी चाहिए, या कभी-कभी दिमाग को बस यूं ही भटकने देना भी ठीक है? अच्छा पॉइंट है। ये सोचना कि इन नियमों की समझ किसी को अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने या किसी बड़ी चुनौती का सामना करने में कैसे मदद कर सकती है, ये एक दिलचस्प दिशा है आगे सोचने के लिए। ये वाकई एक गहरा विचार है। इस जानकारी का बुद्धिमानी से उपयोग कैसे करें। आज की इस बेहतरीन चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। द डीप डाइव में फिर मिलेंगे।